नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का स्टडी विद डीके दिल्ली ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोग डीलर सेकंड सेमेस्टर के 5वें पेपर सामाजिक विज्ञान के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिनमें हम लोगों ने इतिहास के पार्ट को प्रारंभ किया है और इसमें हमारा पहला टॉपिक था मौर्य वंश। मौर्य वंश में हम लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य के या मौर्य वंश के इतिहास को जानने के स्रोत व साधन के बारे में पढ़ा, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन के बारे में पढ़ा और इसके बाद हम लोगों ने चंद्रगुप्त के प्रशासनिक या उसके विजयों के बारे में पढ़ा। अब इसके आगे हम लोगों को चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासनिक व्यवस्था और उसके पुत्र बिंदुसार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं कि बिंदुसार और चंद्रगुप्त मौर्य की क्या उपलब्धियां थीं, उसकी प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में, उसकी सामाजिक व्यवस्था के बारे में या उसके जितने भी विद्वानों के द्वारा जो भी बताए गए, चाहे वह मेगास्थनीज हो या चाणक्य हो, उनके द्वारा बताई गई व्यवस्था के आधार पर इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं कि अगर हम प्रशासनिक व्यवस्था की बात चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में देखें तो इसमें दो बातें आती हैं या दो मत मिलते हैं, जिनमें एक है मेगास्थनीज के द्वारा बताया गया और दूसरा है चाणक्य या कौटिल्य के द्वारा बताया गया कि मौर्य साम्राज्य का या चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का प्रशासनिक ढांचा कैसा था। तो पहले हम देखते हैं कि मेगास्थनीज के द्वारा बताए गए प्रशासनिक ढांचा या संरचना को इस प्रकार हम देख सकते हैं। जैसे मेगास्थनीज ने सर्वप्रथम जो है उसके नगरों की बात की थी कि पाटलिपुत्र नगर कैसा था। तो मेगास्थनीज ने कहा कि यह नगर जो है या मगध की राजधानी जो गंगा व सोन नदी के तट पर बसा था, यह 15 किलोमीटर लंबा और 3.25 किलोमीटर चौड़ा था और इसके चारों तरफ गहरी खाई भी थी। इसके अलावा इसकी सुरक्षा के लिए प्राचीर भी थे जो चारों तरफ से घेरे गए थे और नगर के बीच में सम्राट का जो राजप्रसाद था या उसका जो सम्राट का बैठने का स्थान था वह बना हुआ था, जो काष्ठ निर्मित बताया गया है मेगास्थनीज के द्वारा, यानी लकड़ी का बना हुआ था। लेकिन इसमें लकड़ी के बने होने के बावजूद भी सुनहरे या गोल्डन खंभे लगे थे। तो मेगास्थनीज कहता है कि चंद्रगुप्त का राजप्रसाद जो है बड़े वैभव और तड़क भड़क वाला था, जिनमें स्तंभ सुनहरे थे या गोल्डन थे। उसके दरबार में चमकते हुए सोने और चांदी की चीज़ों से आँखों में चकाचौंध हो जाती है, ऐसा मेगास्थनीज कहता है। अब अगर हम इसके चंद्रगुप्त के व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो इसके जो शरीर रक्षक थे यानी बॉडीगार्ड जो थे, उनमें नारियों को रखा था इसने, अर्थात महिलाओं के द्वारा उसका जो है अंगरक्षण का कार्य होता था। जो उसके पर्सनल बॉडीगार्ड थे वो महिलाएं थीं। और मेगास्थनीज यह भी कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य या सम्राट कभी भी एक कमरे में 2 या 3 रातें नहीं बिताता था, उसके कमरे बदलते रहते थे। तो इस प्रकार कहीं न कहीं वह भय व जो है
प्राण से आशंकित रहता था। इसके अलावा उसके व्यक्तिगत जीवन में हम लोग उसके युद्ध की बात, यात्रा की बात, यज्ञ अनुष्ठान भी उसने किया, न्याय वितरण की बात किया, आखेट भी करता था, अर्थात वह जो है जंगलों में जाकर शिकार करना। इसके अलावा वह कर्तव्य परायण भी था। तो तमाम बातें हैं उसके व्यक्तिगत जीवन को लेकर के। इसके अलावा अगर हम प्रशासन की बात करें तो इसमें सैन्य प्रबंधन, नगर प्रशासन, ग्राम प्रशासन और उन तमाम समितियों के माध्यम से शासन व्यवस्था चलती थी। तो अगर हम सैन्य प्रबंधन की बात करें तो चंद्रगुप्त की सेना को 4 भागों में बांटा गया था और इन सेनाओं में पैदल हाथी, घोड़े, रथ इत्यादि थे और इन सेनाओं को चलाने के लिए एक युद्ध परिषद होता था और इस युद्ध परिषद के लिए भी 5-5 की 6 समितियां बनी थीं, 5-5 सदस्यों की। और इन समितियों में हर एक समिति का कार्य भिन्न था। जैसे अगर हम प्रथम समिति की बात करें तो एक जल सेना समिति थी, अर्थात यह जो है जल सेना का प्रबंधन देखती थी। दूसरी थी सेना की आवश्यक वस्तुओं एवं रसद का प्रबंध करती थी, अर्थात सेना के खान पान की व्यवस्था, आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था। और उसके अलावा अगर हम तीसरे समिति की बात करें तो पैदल सेना, यानी पैदल सेना के जो लोग थे उनके लिए प्रबंध करती थी यह समिति। चौथी समिति अश्व सेना थी, 5वीं समिति रथ सेना थी और 6वीं समिति गज सेना थी। तो घोड़े, हाथी, पैदल, रथ इत्यादि सेनाओं के प्रबंधन के लिए अलग अलग समितियों का उल्लेख मिलता है मेगस्थनीज के द्वारा। और इसकी सैन्य व्यवस्था जो है 4 भागों में विभाजित थी। अगर हम नगर प्रशासन की बात करें तो नगर प्रशासन के लिए भी जो है इसने 5-5 सदस्यों की 6 समितियों का उल्लेख किया है और इन समितियों में औद्योगिक शिल्प कला समिति, विदेशियों के देखभाल के लिए समिति, जनगणना के लिए समिति, व्यापार की समिति, उद्योग की समिति और कर वसूली समिति। कहने का मतलब यह है कि नगर प्रशासन यानी कि उस नगर के लिए भी समितियों का उल्लेख किया गया जिनमें 5-5 सदस्यों को रख करके और प्रत्येक समितियां जो है कार्य कर रही थीं, चाहे वह जनगणना का कार्य हो या व्यापार का कार्य हो या उद्योग का कोई कार्य हो या कर वसूली का कार्य हो। तो इस प्रकार से सैन्य प्रबंधन में भी समितियों के माध्यम से 6 समितियां से कार्य होते थे और नगर प्रशासन में भी 6 समितियों के माध्यम से कार्य किए जाते थे। अब अगर मेगस्थनीज के द्वारा ग्राम प्रशासन की बात किया जाए तो ग्राम प्रशासन में सबसे छोटा स्वरूप था ये, जिसके पदाधिकारी को ग्रामिक कहा जाता था और उसके पास ग्राम प्रशासन का सारा भार होता था। और इसके अलावा उसके पास जो है भूमि कर, सिंचाई, जंगल, यातायात आदि के निरीक्षण की व्यवस्था भी थी इस ग्रामिक के पास। न्याय व्यवस्था की बात अगर करें तो चंद्रगुप्त के पास कोई भी साधारण व्यक्ति पहुंच सकता था। वह किसी भी परिस्थिति में हो, दिन में हो, रात में हो, उस जो है लोगों की सुनवाई करता था, प्रजा की शिकायतें सुनता था। इसके अलावा मेगस्थनीज जो है कठोर दंड नीति का उल्लेख करता था, कठोर दंड की बात करता है, यानी कि कोई भी दोषी हो उसको जो है दंड मिलते थे। जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यभिचार करता है, विश्वासघात करता है तो उसके लिए अंग विच्छेदन अर्थात अंगों में कोई कमी कर दिया जाए, काट दिया जाए, इस टाइप से उसको दंड दिए जाते थे। तो ये रहा मेगस्थनीज के द्वारा बताए गए कुछ प्रशासनिक प्रबंधन चंद्रगुप्त मौर्य के। अब अगर हम कौटिल्य के बारे में देखें तो कौटिल्य का जो विवरण मिलता है तो उसने भी 2 भागों में या 3 भागों में इसको कह सकते हैं, जो आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमको भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में देखने को मिलता है या भारतीय सरकार की व्यवस्था देखने को मिलता है, जिनमें केंद्र का शासन, राज्य का शासन या प्रांत का शासन, जिले का शासन, स्थानीय निकायों का शासन, कुल मिलाकर के केंद्र, राज्य, प्रांत और स्थानीय निकायों के शासन की बात मौर्य काल में मिलती है और यही व्यवस्था आज भी चल रही है। तो केंद्र में किसका शासन होता था, कौन प्रधान होता था, तो इसमें हमको देखने को मिल रहा है कि
प्रधान जो होता था वो चंद्रगुप्त मौर्य था, अर्थात सम्राट के हाथों में केंद्रीय शक्तियाँ निहित थीं, चाहे वह शासन संबंधी हो, न्याय संबंधी हो या सैनिक कार्य संबंधी हो, या किसी उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति धन की व्यवस्था करने की बात हो, विदेशियों से संवाद सुनने की बात हो। तो इन सारे कार्यों का जो है देख रेख केंद्रीय शासन अर्थात सम्राट के अंतर्गत निहित था, और युद्ध के समय सेना का नेतृत्व भी वही करता था। कौटिल्य कहता है कि राज सत्ता बिना सहायता के संभव नहीं है, अकेला एक पहिया नहीं चल सकता, अतः राजा को चाहिए कि वह मंत्रियों की नियुक्ति करे और उनके परामर्श को सुने। अर्थात उस राजा की सहायता के लिए जो है एक मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल था, जिसके आधार पर वह अपने कार्यों को या अपने प्रशासन को सफल रूप से संचालित करता था। और उसके लिए उसके पास जो है सदस्यों की एक कमेटी थी, जिन्हें लगभग कम से कम 12 लोगों का एक सदस्य था, और अधिक से अधिक 20 हो सकते थे। अर्थात जो उसका मंत्रिमंडल था, जो उसको सलाह देते थे, 12 परिषद जिसको कहा जाता था, तो 12 से 20 लोगों का एक मंत्रिपरिषद होता था, जिनमें सम्राट को सलाह देने का कार्य करते थे यह लोग। इसके अलावा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राज्यों के 18 पदाधिकारियों या विभागाध्यक्षों की बात मिलता है। इन विभागाध्यक्षों या 18 जो पदाधिकारी थे, इनको आमात्य के रूप में जाना जाता था, और इन्हें कौटिल्य जो है तीर्थ कहता है। अर्थात ये जो 18 हैं ये तीर्थ हैं। तो इन 18 की हम चर्चा कर लेते हैं। इनमें मंत्री है, पुरोहित है, सेनापति, युवराज, दौबारिक, अंतर्वेशिक, प्रशास्ता, समाहर्ता, सन्निधाता, प्रदेष्टा, पौर व्यवहारिक, नायक, दंडपाल, क्रमांतिक, दुर्गपाल, मंत्रिपरिषदाध्यक्ष, अंतपाल, आटविक। तो इस प्रकार से इन 18 के सूची में हम कुछ जो ऐसे हैं जो नाम को क्लियर कर लेते हैं। प्रशास्ता का तात्पर्य है कि पुलिस विभाग का अध्यक्ष, अंतर्वेशिक का तात्पर्य अंतःपुर का रक्षक, समाहर्ता अर्थात कर व चुंगी इकट्ठा करने वाला अर्थात टैक्स अधिकारी जो होता है, सन्निधाता अर्थात कोषाध्यक्ष ट्रेजरी का जो मालिक होता है, और प्रदेष्टा फौजदारी का मुख्य न्यायाधीश, पौर व्यवहारिक अदालत का मुख्य विचारक, कर्मांतिक कारखानों का अधिकारी, मंत्रिपरिषद अध्यक्ष का मतलब कि परिषद प्रधान जो होता था। इसके अलावा दंडपाल पुलिस अध्यक्ष, दुर्गपाल दुर्ग रक्षा अधिकारी, आटविक वन रक्षण अधिकारी, और अंतपाल सीमा रक्षा अधिकारी। इसके अलावा इन विभागाध्यक्षों के अलावा भी जो है सेना, चुंगी, वाणिज्य, कपड़ा बुनना, कृषि, अश्व, रथ, पैदल व जल सेना इत्यादि के लिए एक एक अध्यक्ष होता था। अर्थात इन सारे पदाधिकारियों और अध्यक्षों के द्वारा जो है कौटिल्य केंद्रीय प्रशासन की बात करता है, जिसके आधार पर केंद्र का शासन चलता है। अब हम इसके बाद जो है प्रांतीय शासन के बारे में अध्ययन करेंगे कि कौटिल्य के द्वारा प्रांत का शासन कैसा था। तो शासन की सुव्यवस्था या समस्त साम्राज्य को प्रांतों में विभक्त करके इसकी व्यवस्था की गई थी। हर प्रांत को कई भागों में बांट दिया गया था, और इन प्रांतों का जो शासक होता था वह राजकुमार होता था, किसी राजवंश का या उसी राजवंश का ही राजकुमार को वहाँ का जो है राज्यपाल बनाया जाता था। और जो छोटे प्रांत व जिले होते थे उनको राजुक के नाम से संबोधित किया जाता था। अर्थात जो छोटे प्रांत व जिले के शासक थे उनको राजुक पद के नाम से जाना जाता था। और इसके अलावा जो समीप के प्रांत थे, अगर मान लीजिए सम्राट के केंद्र के चारों तरफ जो प्रांत थे, उन प्रांतों का प्रशासन जो है स्वयं सम्राट करता था। तो ऐसा जो है अशोक के काल में मिलता है, जिसमें तक्षशिला, तोसली, सुवर्णगिरी, पाटलिपुत्र, उज्जैनी प्रांतीय शासन इसके जो है प्रमुख केंद्र थे अशोक के काल में। लेकिन चंद्रगुप्त के काल में जो है स्वयं सम्राट जो है चंद्रगुप्त अपना स्वयं देखता था। इसके अलावा प्रांत शासन के बाद जो है जनपद व ग्राम शासन को अगर हम देखें तो जनपद के निम्नलिखित विभाग थे, जिनमें स्थानीय, द्रोणमुख, खारवटिक, संग्रहण और ग्राम। जिनमें स्थानीय जो था वो बड़ा नगर था 800 गांव का, द्रोणमुख 400 गांव का था, खारवटिक बड़ा कस्बा था 200 गांव का,
संग्रहण एक छोटा कस्बा होता था 100 गांव का, और गांव को ग्रामिक कहा जाता था। अर्थात इन ग्राम के जो या इन गाँव की जो सबसे छोटी इकाई थी और जिसका प्रबंधन ग्रामिक करता था, और ग्राम का जो अधिकारी होता था वह ग्रामिक होता था। इसके अलावा इसकी सहायता के लिए प्रत्येक गांव में राज्य की ओर से एक ग्राम भृतक या ग्राम भोजक की नियुक्ति की जाती थी। यह ग्रामीण या वृद्धों की सहायता से ग्राम व्यवस्था रखता था। अर्थात जो ग्राम भृतक होता था, ग्राम भोजक होता था, वह गांव के वृद्धों से या ग्रामीणों की सहायता से इस कार्य को संपन्न करता था, इस प्रशासन को देखता था। कौटिल्य के द्वारा अगर हम न्याय व्यवस्था की बात देखें तो कौटिल्य ने 2 प्रकार के न्यायालयों का उल्लेख किया है, जिनमें पहला है धर्मस्थी, जिसको हम दीवानी या सिविल कोर्ट कहते हैं, और दूसरा है कंटक शोधन, जिसको हम फौजदारी न्यायालय कहते हैं। और इन न्यायालयों के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार, भवनों के क्रय विक्रय, ऋण, धरोहर, जुआ, चोरी, खेती, जराका इत्यादि विवाद आते थे। तो ये दीवानी के मामले थे। लेकिन अगर कंटक शोधन की बात करें, जिनमें राजनीतिक अपराध, दुराचार, बलात्कार, चोरी, डकैती, न्याय का उल्लंघन इत्यादि चीज़ें, तो इस प्रकार हम सिविल कोर्ट और फौजदारी दोनों न्यायालयों को इसके काल में देखने को पा रहे हैं। अगर हम सिविल कोर्ट के अध्यक्ष की बात करें, जिसको हम व्यवहारिक कहा जाता था, और अगर कंटक शोधन की बात करें या फौजदारी न्यायालय की बात करें तो इसके प्रमुख को प्रदेष्टा कहा जाता था। इसके अलावा चंद्रगुप्त के काल में गुप्तचरों की भी बात मिलती है। बहुत बड़ा संगठित जो है, बहुत ज़्यादा अच्छा था जो है गुप्तचर विभाग। कौटिल्य कहता है कि इसके गुप्तचरों का जो विभाग था, केंद्र अनेक स्थानों पर बनाए गए थे। अर्थात इसके जो केंद्र थे, इन केंद्रों को संस्था कहा जाता था, और ये कई जगहों पर बनाए गए थे। और इन गुप्तचरों में गुप्त वेश वाली स्त्रियां भी होती थीं, वेश्याएं भी होती थीं। तो इस प्रकार जो है गुप्तचरों के माध्यम से शासन प्रशासन का जो है समाचार, कूटनीतिक व्यवस्था जो है चलती रहती थी। इसके अलावा अगर हम आय व्यय के साधन की बात करें तो समाहर्ता जो पद हमने पढ़ा अभी, समाहर्ता के द्वारा राष्ट्र के आय व्यय के बारे में जो है विवरण रखा जाता था। समाहर्ता का तात्पर्य जो है कर चुंगी इकट्ठा करने वाला सर्वोच्च अधिकारी, हमने बताया अभी। तो ये जो है इकट्ठा करता था, और इसके अलावा तमाम जो है जो रोज़गार थे उनका भी, कृषि का भाग जो था वो 1/6 भाग जो है चंद्रगुप्त के काल में या पूरे मौर्य काल में 1/6 भाग कृषि का लिया जाता था कर के रूप में। और व्यापार या व्यय के उपरांत जो भी आय का शेष बचता था उसको नीवी कहा जाता था, और नीवी के बारे में या नीवी का जो प्रबंधन करना होता था वो समाहर्ता ही करता था। इसके बाद अगर चंद्रगुप्त के अंत की बात करें तो चंद्रगुप्त जो है जैन अनुश्रुतियों के अनुसार जैन था, और जैन विधान के अनुसार उसने अनशन करके या संलेखना जिसको कहा जाता है जैन धर्मों में, संलेखना विधि के द्वारा 24-25 वर्ष लगभग शासन करने के बाद जो है 298 ईसा पूर्व में अपनी मृत्यु कर लेता है उपवास के द्वारा, अर्थात उसकी मृत्यु हो जाती है। अब इसके बाद हम लोग जो है इसके प्रशासन को अध्ययन किए, इसके व्यक्तिगत जीवन के बारे में जाने, इसके न्याय व्यवस्था जाने, इसकी आय के बारे में जाने, और चंद्रगुप्त का अंत कैसे हुआ। तो हमने देखा कि चंद्रगुप्त का जो अंत था वह संलेखना जैन मत के अनुसार या जैन विधान के अनुसार किया, संलेखना विधि के द्वारा, और 24-25 वर्ष तक लगभग शासन किया, और 298 ईसा पूर्व तक क्या शासन किया था। इसके बाद अगर हम इसके पुत्र बिंदुसार की चर्चा करें तो बिंदुसार बहुत कुछ ज़्यादा नहीं किया था। इसकी जो है इसका राज्याभिषेक 298 ईसा पूर्व में होता है, और यह 273 ईसा पूर्व तक जो है शासन करता है। सबसे मुख्य बात इसमें जो है जैन ग्रंथों में इसे अमित्रघात कहा गया है, और इसके शासनकाल के बारे में बहुत कुछ जानकारी नहीं मिलती है, और ना ही इसने कोई विजय ही किया था। इसके शासनकाल की एक प्रमुख घटना है जो तक्षशिला का विद्रोह के नाम से जाना जाता है, और इस तक्षशिला विद्रोह के समय बिंदुसार की अवस्था कुछ ठीक नहीं थी,
बीमार था और उस समय वह जो है अशोक के द्वारा उस तक्षशिला विद्रोह को दमन करने के लिए भेजा था और अशोक ने तक्षशिला विद्रोह को दमन भी किया और जीता भी उसे। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि बिंदुसार के समय में कोई विशेष बातें नहीं थी। हाँ, एक चीज़ और था इसमें जो है, इसके काल में सीरिया का एक राजदूत था, यूनानी राजदूत जिसको हम कहते हैं डायमेकस, जो आया था, और डायनोसियस भी आया था, लेकिन डायमेकस मुख्य रूप से इसका जो है राजदूत बना, जो है इसके काल में आया। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है हमने बिंदुसार के बारे में और चंद्रगुप्त के बारे में अध्ययन किया। बिंदुसार को धर्म दर्शन में बहुत ज़्यादा रुचि थी और बिंदुसार की मृत्यु के बाद 273 ईसा पूर्व में मृत्यु हो जाती है इसकी और उसके पुत्र अशोक को उत्तराधिकारी बनाया जाता है। इसके अलावा उसके कई सारे पुत्रों का उल्लेख मिलता है। ऐसा उल्लेख मिलता है कि अशोक के 100 भाई थे और 100 भाइयों में से सबको इसने एक एक करके जो है किसी को हराया, किसी को मारा। तो कहीं न कहीं जो इतिहास में वर्णन मिलता है कि 100 भाइयों की हत्या के बाद इसने जो है राजारोहण करवाया अपना। तो इस प्रकार अशोक के बारे में हम लोग जो है चर्चा करेंगे।